नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय मूल ओबीसी, जय ओबीसी, जय शुद्ध वर्णीय जातियों और जय जो शुद्ध वर्णीय जातियों के आंदोलन को जिन्होंने जन कल्याण का आंदोलन बना दिया, पेरियार साहब मित्र मेरे, और इस पूरी मुहिम के अगवा रणवीर भाई साहब, धनवीर सिंह जी नेगी साहब भी आ जाए हैं दिल्ली से कैसे हो भाई धनवीर सिंह जी? नेगी साहब का भी स्वागत है और साथी अभी जुड़ जाएं। तो आज अपन मंडल आयोग की सिफारिशों पे तीसरे एपिसोड को लेकर के अपन चर्चा करेंगे और आज के हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मंडल आयोग जो कि ओबीसी वर्ग के जन कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा जन कल्याणकारी आयोग है, तो इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के भारत के दक्षिण भारत का और उत्तर भारत में इन सिफारिशों को लेकर के किस प्रकार का रुझान रहा, किस प्रकार की ओबीसी वर्ग के लोगों की मानसिकता रही, इस पे भी अपन एक विश्लेषणात्मक एनालिसिस जो है, विश्लेषण अपन करेंगे। तो जैसा कि साथियों, ओम प्रकाश जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है ओम प्रकाश जी। अच्छा हूँ भाई धनवीर सिंह नेगी साहब। धनवीर सिंह जी नेगी मेरे दिल्ली के बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के और अच्छे लोगों में शामिल हैं भाई धनवीर सिंह जी। अच्छा, दौलतराम पैसिया मेरा छोटा भाई जरूर है, परंतु मैं इसे अपने सार्थक प्रणाम सौंपता हूँ कि दौलतराम पैसिया ने राजस्थान में जिस प्रकार पिछड़ा वर्ग की हक और अधिकारों को लेकर के जिस प्रकार की अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, कॉलेज समय से लेकर के आज तक आप इस समाज के लिए लड़ रहे हो, मैं आपकी इस लड़ने की जुझारू क्षमता को अपने सार्थक प्रणाम सौंपता हूँ। दौलत पैसिया को इस रूप में मैं अपने से बड़ा मानता हूँ। तो साथियों, पिछले एपिसोड में जैसे कि मैंने बीपी मंडल साहब के, मूलचंद जी सैनी साहब लाडनू नागौर से, जायल से, तो आपका भी स्वागत है। भाई केशवपुरी जी बैर्थ ओके, हाँ आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले 3 जो एपिसोड रखे उनके अंदर बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट को लेकर के जो 1979 में जो मंडल आयोग बना, मंडल आयोग काका कलेलकर के एवज में बना, और मंडल साहब ने 1980 में अपनी सिफारिशें जो दी, वो सिफारिशें मंडल रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों और पंथों को लेकर के 3743 जातियां। अब ये जो विभिन्न धर्मों के अंदर मुसलमान जाति भी ओबीसी में शामिल है। मैं धनराज जी छपोला साहब जी का भी स्वागत है। तो मैं भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों को लेकर के पूरे राजस्थान का मैंने भ्रमण पिछले लगातार 3 साल से किया, तो मैंने पाया कि मुसलमान समाज में भी वो सभी जातियां हैं जो सो कॉल्ड हिंदू समाज में भी है। धोबी, तेली, नाई, ईसाई, गोसाई, भारती, कीर, अहीर, सुथार। मैं पिछली बार रतनगढ़ से हम मंडल के मुद्दे को और रणवीर साहिब वर्मा रिपोर्ट के आधार बना करके हम चुनाव लड़ रहे थे, दौलतराम जी पैसिया को रतनगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़वा रहे थे। तो उस दौरान मैं बहुत से मुसलमान साथियों से मैं मिला जो हमारे ही लोग हैं, और उनको भी 3% का आरक्षण जो है 3% राजस्थान में नहीं, राजस्थान में भी उन्हें बराबर का हक जो है, जो 27% आरक्षण की जो अनुशंस अभी वो मुसलमान भाइयों को भी मिला है। तो साथियों, मैंने मोटे मोटे तौर पर अध्याय 13 से पॉइंट 9 तक के 3 एपिसोड्स में
अपनी बात को रखा था मंडल आयोग की बातों को लेकर के, जिसमें मुख्य पार्षद भी SC ST की तरह सरकारी नौकरियों में और तकनीकी व्यवसायिक संस्थाओं में आरक्षण हो, समाज को मुख्य धारा में छूट गई आबादी को सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, विकास के लिए आरक्षण हो, ग्रामीण जो कामगार हैं उनके कौशल से और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी, भूमि सुधार से रिलेटेड चीज़ें थी, इस प्रकार के जो 13/10 तक जो मेरी बात चर्चा हुई थी। साथियों, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मंडल कमीशन एक इतना शानदार सिफारिशें पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों को लेकर के, उनके कल्याण को लेकर के थी कि जिससे एक मूलभूत परिवर्तन पिछड़ा वर्ग के जीवन में आना था। परंतु मूल पिछड़ा वर्ग हरीश देवल साहब मेरे मित्र हैं, आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं, मेरे साथ पार्षद रहे हैं आपका भी धन्यवाद। और AIMIM राजस्थान का भी मैं स्वागत करता हूं। तो उस रिपोर्ट के लागू हो जाने से जो 40 सिफारिशें थी, अगर वो लागू हो जाती तो मूलभूत परिवर्तन पिछड़ा वर्ग के जीवन में सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे आता। परंतु इतनी शानदार सिफारिशों के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग आज तक अपनी उन सिफारिशों को लागू नहीं करवा पाया। और जिसके कारणों के पृष्ठभूमि में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिछड़ा वर्ग है वो राजनीतिक रूप से सोया हुआ है, अवचेतन में मानसिक गुलामी है। तो क्या पूरे भारत के पिछड़ा वर्ग के लोगों की ये मनःस्थिति है? ऐसा नहीं है। 1980 में मंडल साहब ने जब इन कमीशंस को लागू करने की सिफारिशें की तो दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कसगम DMK के M करुणानिधि के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर भारत में जहां माननीय काशीराम जी, रामविलास जी पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह जी यादव, नीतीश कुमार जी और बंबई से गोपीनाथ जी मुंडे और भी बहुत से OBC के जो हमारे अगुआ नेता थे, वो वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। तो दक्षिण भारत में M करुणानिधि की जो लड़ाई है वो सर्वोपरि मानी जाएगी पिछड़ा वर्ग मंडल कमीशन को लागू करवाने पे। मैं आपको बताता चलूं कि M करुणानिधि ने 1980 से लगातार पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों को लेकर के आंदोलन किया। तमिलनाडु में किया, कर्नाटक में किया, और इस आंदोलन को वो इस स्तर पर लेकर के गए कि उन्होंने अपनी बात को उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उनके सामने भी 1983 में अपनी बात को बड़े दमदार तरीके से रखा। दक्षिण भारत का जो पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन को लागू कराने का जो आंदोलन है, ये उत्तर भारत तक की भी उसकी गूंज सुनाई दी। साथियों, दक्षिण भारत के आंदोलन ने क्या पाया कि मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊं, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि दक्षिण भारत के आंदोलन की पृष्ठभूमि में जो ऊर्जा दक्षिण भारत के नेताओं को, जो ऊर्जा आंदोलन की जो मिलती है, वो EV रामास्वामी पेरियार का प्रभाव उनके आंदोलनों में बोलता है। साथियों, दक्षिण भारत के EV रामास्वामी पेरियार साहब का जो योगदान पिछड़ा और शूद्र वर्णीय जातियों के विकास में जो रहा है, दूसरा हो नहीं सकता। माननीय महात्मा फूले साहब को अपना आदर्श मानते हुए पेरियार साहब ने जस्टिस पार्टी का निर्माण किया, और उनकी लड़ाई का जो स्तर था वो इतना ऊंचा गया कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 15 है उसकी
अनुच्छेद 15 में उसकी उप श्रेणी 4 को जोड़ा गया। अब मेरे पिछड़ा वर्ग के साथियों को अब इसी बात का ध्यान नहीं होगा कि भाई ये अनुच्छेद 15 क्या है, आर्टिकल 15 है क्या। एक पिक्चर भी पिछले दिनों आर्टिकल 15 की आई थी, आप लोगों ने उसे देखा होगा। आर्टिकल 15 क्या है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, स्नान घरों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स जो हैं उनमें जाने से रोक नहीं सकते। ये संविधान की धारा अनुच्छेद 15 है। तो अनुच्छेद 15 में उप श्रेणी 4 को जुड़वाया ईवी रामास्वामी के जोरदार आंदोलन ने। तो अब ये उप श्रेणी 4 क्या है, हमें इसका भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर हमारे ओबीसी के लोगों के उप श्रेणी 4 का पता है। उप श्रेणी 4 क्या है कि उप श्रेणी 4 कहती है कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के, क्या बात को समझिएगा, कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से समाज में पिछड़े हुए नागरिक हैं, किन्हीं वर्गों की, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं और कोई राज्य उनकी उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं है, यानी कि प्रिवेंटेड नहीं है, उनको रोका नहीं जा सकता। अगर कोई इन जातियों के लिए राज्य सरकारें अगर कोई कानून बनाए इन लोगों के कल्याण के लिए तो उसको रोका नहीं जा सकता। यह संविधान का अनुच्छेद 4 है। तो साथियों, ईवी रामास्वामी का जो आंदोलन है उसकी स्पष्ट झलक एम करुणानिधि पे भी थी। और करुणानिधि जी ने 1980 में जो आंदोलन लड़ा और उसी का परिणाम है कि दक्षिण भारत में आरक्षण की जो मात्रा है, आरक्षण का जो प्रावधान है वो क्या रहा। अब इसको गौर से सुनिएगा कि हम उत्तर भारत के लोग जिनको 40 सिफारिशों में से, गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 40 सिफारिशों में, मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में मात्र 2 सिफारिशें ही उत्तर भारत में लागू हुई है, वो भी आंशिक रूप से। 2 किन में, राज्य सरकार की, केंद्र व राज्य सरकार की सेवाओं में और एजुकेशन में, शिक्षा में। अब शिक्षा के अंदर भी आगे अपन चलेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे आरक्षण को उसका डेप्रिसिएशन किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये एक अलग विषय, इसको फिर निकट भविष्य में अपन छुएंगे। तो हमारे 40 सिफारिशों में से, मंडल साहब की 40 सिफारिशों में से सिर्फ उत्तर भारत में 2 ही सिफारिशें मानी गई हैं। तो दक्षिण भारत के आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि आंध्र प्रदेश में 29% आरक्षण है और कर्नाटक में 40% आरक्षण है। और अब सुनिएगा, तमिलनाडु में 50% के लगभग आरक्षण है। अब ये आरक्षण कैसे है कि तमिलनाडु में ओबीसी के लिए 26%, जो 50% के लगभग जो आरक्षण 49.5 जो आरक्षण है तमिलनाडु में, उसमें ओबीसी के लिए 26%, 26%, ओबीसी मुसलमानों के लिए 3.5%, 3.5%, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20%, और टोटल कितना हुआ 49.50%। ये है दक्षिण भारत के नेताओं के आंदोलन का प्रभाव। और अब आप उत्तर भारत में आ जाइए। उत्तर भारत में माननीय कांशीराम जी, लालू प्रसाद जी यादव, मुलायम सिंह जी यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जी, इन्होंने आंदोलन का लड़ाई तो लड़ी, पर हमारे लोगों ने, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने जो सहयोग दक्षिण भारत के लोगों ने किया वैसा सहयोग नहीं किया। उसके बाद उत्तर भारत में आज आरक्षण की स्थिति देख लीजिए आप कि आज भी हरियाणा में 27% आरक्षण है, परंतु राज्य सरकार की जो सेवाओं में मात्र 10% आरक्षण है। और मध्य प्रदेश में
14% आरक्षण है। अभी रिसेंटली कमलनाथ की जो सरकार थी उसने 27% आरक्षण का इसके अंदर प्रावधान किया था। तो 14 अगस्त ये 2019-20 की इर्द गिर्द जो है ये 27% हुआ, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश में 14% का आरक्षण था। और पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब में 12% आरक्षण है और शैक्षणिक संस्थानों में तो ये मात्र 5% है। तो साथियों, दक्षिण भारत के आंदोलन और उत्तर भारत के आंदोलन में ये फर्क है। तो अब इसकी पृष्ठभूमि में द्वारा अगर फिर झांक करके अपन देखें कि भाई दक्षिण भारत जो है वो हमसे इतना आगे आंदोलन में कैसे रहा और उत्तर भारत इतना पिछड़ कैसे गया, मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तर भारतीय जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो दकियानुफूसी, आडंबर पे आधारित मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, धार्मिक धर्मांधता का लबादा उड़े हुए और अपने बीच से अपने नेताओं को भरपूर सहयोग न करने वाले लोगों की मानसिकता रखने वाला उत्तर भारत है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माननीय वीपी सिंह ने एक बात कही थी। वीपी सिंह साहब ने कहा था 15 अगस्त 1990 को दिल्ली के लाल किले से बोलते हुए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि शोषित और वंचित ये ओबीसी का जो युवा है वो 90% युवा आक्रोशित है, उसके सीने में आग जल रही है और उनके आंखों में बहता हुआ आंसू जब तक आंखों में है तब तक तो वो आंसू है, और अगर ये आंसू सूखकर तेजाब बनकर के धरती पे गिरेगा तो ये लील जाएगा सबको और ऐसी तेजाब की आग लगेगी कि हिंदुस्तान उसमें झुलस जाएगा। ये 15 अगस्त 1990 में लाल किले की प्राचीर से माननीय वीपी सिंह ने यह बात कही थी। ये बहुत बड़ी बात थी, परंतु हम पिछड़ा वर्ग के लोगों ने वीपी सिंह की राजनीतिक हत्या की। हम उसके पीछे नहीं लगे, हम लगे तो लाल कृष्ण आडवाणी का सोमनाथ से चलती हुई उस रथ यात्रा का जो जाकर के हमारे बच्चों के हक और अधिकार को रक्त रंजित करने वाली थी। साथियों, वीपी सिंह साहब ने एक बात और कही थी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पर। उन्होंने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी के इस राम रथ यात्रा को मेरे 2 लवकुश रोकेंगे। ये 2 लवकुश कौन थे? ये 2 लवकुश माननीय लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव थे। और पटना में लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के उस रथ यात्रा का पहिया जो पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों को रक्त रंजित करता हुआ आ रहा था उसे रोका। और साथियों, स्थिति क्या रही? हमने हमारे इतने बड़े अगवा नेताओं का साथ नहीं दिया। और आज जब इस देश में नीरव मोदी, विजय माल्या, अडानी अंबानी और बहुत से लोग जो देश के 25% बजट के बराबर अरबों खरबों रुपए लेकर के घोटाला करके इस देश से भाग गए, उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। और एक चारा घोटाला, पशु चारा घोटाला जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मिश्रा के कार्यकाल में हुआ और एफआईआर लालू प्रसाद यादव ने की। और आज लालू प्रसाद यादव हमारी हक और अधिकारों की लड़ाई के चलते उसका खामियाजा जेल में बैठा भुगत रहा है। वो झुका नहीं, वो रुका नहीं, उसकी लड़ाई आज तक निरंतर जारी है। हे मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, हमें हमारे नेताओं के राजनीतिक कत्ल से बचना होगा और हमें उनके दिए हुए मार्गदर्शन को लेकर के आगे चलना होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने अभी जातीय जनगणना की बात को लेकर के जोरदार तरीके से बात रखी और बिहार के अंदर जातीय जनगणना करवाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, जब मैं पिछड़ा वर्ग के हकों पर बोलता हूं, मेरे सीने में दबी आवाज, मेरे सीने में दबा आक्रोश शब्द बन करके बाहर निकलने लगता है। तो कई बार मैं कटु शब्दों का भी उपयोग कर लेता हूं, क्षमा करना। तो साथियों, मैं आपको बताने जा रहा था कि हमें
मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स, जो इतनी शानदार रिपोर्ट्स थी, उनको हमने पढ़ा ही नहीं। अगर काश हम उन रिपोर्ट्स को पढ़ते तो आज हमारा युवा वर्ग और आज ओबीसी वर्ग मुख्य धारा में होता, हम देश के क्रमगत विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे होते। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि भी मैंने 13.9 तक तो आपको पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं आरक्षण के कमीशन की सिफारिशों पे। तो अब मैं 13.10 को छूना चाहूंगा। तो 13.10 में मंडल साहब कहते हैं कि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 22.5% है। इसी के मुताबिक उन्हें जनसंख्या के अनुपात में सभी सेवाओं और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि पब्लिक वेंचर में 22.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्यों में SC/ST को आरक्षण हर राज्य में उसकी आबादी के अनुपात में है। वो कहना क्या चाहते हैं कि जो जितनी जिसकी आबादी है, जिसकी जितनी इस देश के अंदर भागीदारी है, जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। 13.11 में कहते हैं मंडल साहब, हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की आबादी कुल आबादी के करीब 52% बताई गई है। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% आरक्षित होने चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है, पर आगे चल करके उन्होंने भारतीय संविधान की मूल भावना का ध्यान रखते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है, एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की आबादी कुल आबादी के करीब 52% बताई गई है। इसी के मुताबिक ये जो 52% जो आबादी मंडल साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये 1931 की जनगणना पे आधारित है और काका कलेलकर ने जिसको मेंशन किया था ये उस पर आधारित है। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण की कुल मात्रा 50% से नीचे रहनी चाहिए। इंदिरा साहनी केस के ताबे मंडल साहब ऐसा बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आरक्षण की कुल मात्रा 50% से नीचे होनी चाहिए। इसे देखते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण SC और ST के लिए निर्धारित 22.5% आरक्षण को जोड़ करके 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए आयोग ओबीसी के लिए सिर्फ 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। यद्यपि अन्य पिछड़ा वर्ग की असल आबादी इस आंकड़े के करीब 2 गुनी है। उन्होंने अपनी बात को समय समय पर स्पष्ट भी वो करते रहे। और 13-12 में मंडल साहब कह रहे हैं कि जिन राज्यों ने ओबीसी के लिए पहले ही 27% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किया हुआ, जैसे दक्षिण भारत के राज्यों ने, तो उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में ओबीसी के लिए पहले से ही 27% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किया है, उन पर इन सिफारिशों का कोई असर नहीं होगा और वह आरक्षण यथावत ही रहेगा। तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो आगे चलते हैं 13-13 में मंडल साहब कहते हैं कि आरक्षण की मात्रा के सिलसिले में उपरोक्त सामान्य सिफारिशों के साथ आयोग निम्नलिखित सभी योजनाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करता है। अब कौन सी योजनाओं में प्रस्ताव करता है? अब इसके आगे सब फैक्टर जो उन्होंने बनाए 13-13 का नंबर 1, तो उन्होंने कहा कि खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी के अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि वो सामान्य वर्ग की श्रेणी में जाने चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, माफ करना। आगे उन्होंने पॉइंट्स 2 में कहता है कि उपरोक्त आरक्षण सभी सत्रों पर, जो आरक्षण 27% का दिया जा रहा है, उपरोक्त आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाना चाहिए। तीसरे में वो कह रहे हैं, नंबर 3 पे कह रहे हैं कि अगर आरक्षित कोटा खाली रहता है तो इसे 3 साल तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये बैकलॉग की समस्या है, ये SC/ST में भी बैकलॉग है और ओबीसी में क्रीमी लेयर को लगाने के पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। खैर आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आरक्षित कोटा खाली रहता है तो इसे 3 साल तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद उन पदों को अनारक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। आगे नंबर 4 पे वो कह रहे हैं कि सीधी भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र की ऊपरी सीमा में छूट का विस्तार ओबीसी के लिए उसी तरह किया जाना चाहिए जैसा कि SC/ST के
मामले में है। तो उन्होंने अपनी बात को यहाँ बिल्कुल SC और ST के साथ जोड़ते हुए अपनी बात को कही। 5 में वो कह रहे हैं कि संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा हर श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि SC ST के अभ्यर्थियों के मामले में है। तो साथियों, ये जो रोस्टर व्यवस्था है ये एक थोड़ा स्पष्ट करने का विषय है और थोड़ा टिपिकल विषय है और थोड़ा बड़ा विषय है। तो इसको मैं निकट भविष्य में जब मौका मिला तो आपके सामने रोस्टर प्रणाली क्या है इसके ऊपर अपनी बात रखूंगा। तो 13-14 में उन्होंने कहा है कि आरक्षण के उपरोक्त योजना यथावत केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में भी लागू होनी चाहिए। साथ ही सभी आगे 13-15 में वो कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागू होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि निजी क्षेत्र। सरकार से 13-15 में कह रहे हैं कि सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में, जो सरकार से वित्तीय सहायता जो पाने वाले जितने भी संस्थान है, जो निजी क्षेत्र के संस्थान है, उनमें भी आरक्षण OBC का और SC ST का लागू किया जाना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए कानून बनाने की बात कही है और सरकार को कहा है कि वो आरक्षण लागू किए जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। और 13-16 में मंडल साहब कह रहे हैं कि सभी विश्वविद्यालयों व उनसे जुड़े कॉलेजों में भी आरक्षण वर्ग उपरोक्त योजना अनुसार लागू होने चाहिए। तो जो विश्वविद्यालय और जो हमारे महाविद्यालय हैं उनके अंदर भी उन्होंने इस आरक्षण को लागू करने की सिफारिश की है। और 13-7 में वो कह रहे हैं कि इन सिफारिशों को, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने रखा कि सिफारिश रखी 13-17 में, ये मैंने आपको 5 तक बताया और 13-14 में मैंने आपको बताया कि आरक्षण की उपयुक्त योजना। तो अब मैं 13-17 को बता रहा हूं कि इन सिफारिशों को, कौन सी सिफारिशें, जो सिफारिशें मंडल साहब ने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षा के व्यावसायिक संस्थानों को लेकर के जो कही है कि इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार की ओर से किए जाएं, यानी कि उनको कानून के दायरे में लाया जाए, जिसमें मौजूदा अधिनियमों, यानी कि जितने अधिनियम जो हमारे हैं, जितने कानून हैं, कानूनों प्रक्रिया आदि में संशोधन शामिल है, जिससे वे इन सिफारिशों के अनुरूप बन जाए। जो वर्तमान में जो हमारे कानून जो चल रहे हैं आरक्षण को लेकर के, उनको भी इसका सरलीकरण किया जाए कि वो जो कानून है वो इन सिफारिशों के अनुरूप बन जाए। ऐसी सिफारिश मंडल साहब ने की है। तो साथियों, ये 13-7 पे तक मैं अपनी बात को सीमित रखूंगा क्योंकि समय बोझिल हो रहा है। और एक मुझे पिछड़ा वर्ग के साथियों से भी शिकायत है कि हम पिछले लगभग 1 महीने से मंडल आयोग की इन सिफारिशों को लेकर के आप लोगों के बीच में लाइव हो रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि इन सिफारिशों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, समझिए, पढ़िए, ताकि आपके पढ़ने से समाज का कल्याण की संभावना बलवती हो उठती है। परंतु आप लोगों के, जो हमारे साथियों के द्वारा लाइव आने के बाद जो वीडियो बनते हैं, उनको आप शेयर बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, लाइक बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मुद्दा श्याम वर्मा, रणवीर जी, दौलतराम जी पैंसिया या भाई नंद किशोर जी या भाई सत्यपाल रत्तीवाल जी या बालू सिंह जी रावत या गोविंद जी गोयल, ये जो इस मूल जो पिछड़ा वर्ग की जो हक और अधिकारों की जो लड़ाई है, इनका व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे पिछड़े वर्ग समाज के बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने की ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपसे लाइक नहीं हो सकता, शेयर नहीं हो सकता, घर बैठे आप उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। साथियों, इसको समझिएगा, ये एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है, ये एक पावन कार्य है। ये पावन कार्य आपके घर में राम राज्य की स्थापना करने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो एक बार फिर मैं साथियों आप लोगों से आशा और अपेक्षा करता हूं कि 13-18 को लेकर के सिफारिश 13-18 जो आज छोड़ी है, इसको लेकर के मैं नेक्स्ट रविवार को फिर आप लोगों से लाइव होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे सही समय पर आप उपस्थित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और आगे आगे इसको बढ़ाएं। तो एक बार पुनः मैं साथियों आपका उपस्थिति पे मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भीम, जय भारत साथियों, धन्यवाद।